हेलो बच्चों, वेलकम टू द डी लाइफ ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 12 चैप्टर 2 कवर कर रहे थे, जिसमें से हमने क्या कुछ पढ़ लिया है। विद्युत विभव के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ लिया है। उसके बाद बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो समांतर प्लेट संधारित्र की जो भी प्लेट्स होती हैं उनके बीच में यदि परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो उसकी उपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें देखना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे कि संधारित्र को किस तरीके से संयोजित किया जाता है। हमने संधारित्र के बारे में पढ़ा था, ठीक है। संधारित्र क्या होती है? एक ऐसी युक्ति जो कि आवेश को क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है। तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होती है, धारिता होती है, ठीक है। तो धारिता होती है तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, Q इज इक्वल टू CV। यहाँ से हम क्या करेंगे, विभिन्न संधारित्रों को कभी तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और कभी समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज की यदि हमें धारिता प्राप्त करनी हो, यानी C की वैल्यू यदि मान लो हमें कम धारिता चाहिए हो तब कौन सा संयोजन करेंगे, अधिक धारिता चाहिए हो तब कौन सा संयोजन करेंगे। तो यानी कि ये टॉपिक रहेगा संधारित्रों का संयोजन किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। सेकंड टॉपिक। उसके बाद बच्चों आप पढ़ोगे कि संधारित्र के अंदर जैसे ही इसके ऊपर आवेश हैं, तो सपोज करो एक प्लेट से दूसरी प्लेट में यदि आवेश स्थानांतरित हो रहा है तो उस टाइम उसमें कितनी ऊर्जा संचित होती है। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जैसे ही हम अनंत से किसी आवेश को लेके आते हैं तो आवेश को लाने में हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। वो कार्य ही उसमें किसके रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ हमें देखना है कि संधारित्र की प्लेट्स के बीच में संचित ऊर्जा कितनी होती है, ऊर्जा घनत्व क्या होता है। तो ये सब बातें बच्चों हम आज की क्लास में करने वाले हैं। और इसी के साथ ये तीनों टॉपिक्स हो जाने के बाद आपका ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इनके साथ साथ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए, पीछे के क्वेश्चंस भी देखिए। कुछ क्वेश्चंस तो जस्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं तो वो आपसे इजीली हो जाएंगे, और कुछ क्वेश्चंस जो है थोड़े से कंसेप्चुअल होते हैं वो हम क्लास में करेंगे, ठीक है। हम एक क्वेश्चन सीरीज भी चलाएंगे लास्ट में। पहले हम क्या कर रहे हैं, सारे टॉपिक्स और उसके साथ साथ उनके एग्जाम्पल कवर कर रहे हैं। तो बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो टॉपिक है वो हमारा वो ये है, देखो संधारित्र की प्लेटों के मध्य यदि परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, ठीक है। प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए। परावैद्युत पदार्थ बच्चों आपको पता है ना, परावैद्युत किसको कहते हैं, कुचालक को ही कहते हैं। अब वो जो परावैद्युत पदार्थ है बच्चों, उसका जो परावैद्युतांक है वो कितना है, एप्सिलॉन आर। अगर ये पदार्थ रख दिया जाए तो उसकी उपस्थिति का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब वैसे तो हम ये चीज देख चुके हैं, देखो ये समांतर प्लेट संधारित्र है, +Q -Q। यहाँ पे अगर कोई पदार्थ एप्सिलॉन आर रखा हुआ है तो निर्वात के केस में हमने धारिता निकाली थी A ε0/d, ठीक है। लेकिन माध्यम के केस में हमने धारिता निकाली थी A ε/d, ठीक है। और एप्सिलॉन को हमने क्या बोला था, ε0 εr, यही तो बोला था। तो निर्वात के कंपैरिजन में जो धारिता थी बच्चों, देखो C माध्यम में जो धारिता आ रही है वो निर्वात के कंपैरिजन में एप्सिलॉन गुना बढ़ रही है। लास्ट क्लास में मैंने आपको यही बोला था कि अब आगे की क्लास में हम देखेंगे कि विभव पे क्या प्रभाव पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र पे क्या प्रभाव पड़ेगा और जनरल इफेक्ट क्या पड़ेगा। जैसे ही हम परावैद्युत रख देते हैं, परावैद्युत रखने के बाद जैसे कि आपने कुछ भौतिक राशियां पढ़ी थी, वैद्युत प्रवृत्ति पढ़ी, ठीक है ना। इस तरीके की जो भौतिक राशियां, ध्रुवण सदिश पढ़ा, एप्सिलॉन आर, तो इनके क्या रिलेशंस हैं, इनका क्या फॉर्मूला है। तो देखो एक डायग्राम बनाते हैं हम समांतर प्लेट संधारित्र का। सपोज कीजिए ये समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है। थोड़ा गैप मैंने ज़्यादा दिया है यहाँ समझाने के लिए। ये +Q है इस पे और ये -Q है। A जो है इन प्लेट्स का क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। अगर बच्चों A क्षेत्रफल है तो यहाँ पे +σ आवेश घनत्व हो गया और यहाँ पे -σ क्या हो गया, -σ क्या हो गया, आवेश घनत्व हो गया। तो हमें पता है प्लस से माइनस की ओर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, ये जो बाहर का बच्चों विद्युत क्षेत्र
क्षेत्र है, देखो बाहर जो भी विद्युत क्षेत्र है मतलब प्लेट्स की वजह से ये जो है ये क्या बन गया, ई सदिश। मतलब ये बच्चों ये ई सदिश किसकी वजह से है, ये ई सदिश किसकी वजह से है, प्लेटों के आवेश के कारण, ठीक है, प्लेट्स के कारण है, या फिर ऐसे कह लो प्लेटों के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो ये वाला हो जाएगा। अब बच्चों देखो कि इसके अंदर हमने एक मटेरियल रख दिया है, अब प्लेट्स के बीच में खाली जगह नहीं है, मटेरियल भी कैसा, परावैद्युत। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कोई भी परावैद्युत यानी कोई भी कुचालक पदार्थ जनरली तो विद्युत प्रभाव नहीं दर्शाता है, लेकिन जैसे ही उसे विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में उसमें क्या बन जाते हैं, द्विध्रुवाघूर्ण बन जाते हैं। तो क्लियर है। अब देखो इन प्लेट्स के बीच में एक मटेरियल रखा हुआ है, उस मटेरियल का जो परावैद्युतांक क्या है, एप्सिलॉन आर है। तो बताओ इस मटेरियल के साथ क्या होगा, इस मटेरियल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो मटेरियल है बच्चों परावैद्युत है, ध्रुवीय भी हो सकता है, अध्रुवीय भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। लास्ट में इसके सारे के सारे द्विध्रुवाघूर्ण जो होंगे वो ऐसे अलाइन हो जाएंगे। आप जानते हो, देखो ये सिचुएशन बनेगी आपके सामने, ये प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा, ठीक है। जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो बच्चों किस तरफ है, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इस तरफ है, प्लस सिग्मा से माइनस सिग्मा की तरफ। और ई की वैल्यू भी हमें पता है कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब देखो द्विध्रुव कैसे बनेंगे, माइनस प्लस, है ना, हमने टॉपिक पढ़ा था ना, चाहे अध्रुवीय परावैद्युत ले लो चाहे ध्रुवीय परावैद्युत ले लो, इस तरीके से क्या बनने लग जाते हैं, उसमें द्विध्रुव बनने लग जाते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में। मैंने तो ये दो दो बनाए हैं, इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द्विध्रुव बन सकते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में। इज इट क्लियर, वेरी क्लियर। अब देखो क्या होता है बच्चों, देखो ये तो माइनस इधर साइड है ही, ठीक है, ये प्लस तो कोने वाला है ही, बीच में मान लो जैसे मान लो ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, माइनस प्लस, ऐसे बहुत सारे द्विध्रुव बन गए। तो बहुत सारे द्विध्रुव यहाँ पे प्रेरित हो गए, हमने पढ़ा था ना प्रेरण क्या होता है, मतलब ध्रुवण क्या होता है, बहुत सारे द्विध्रुव यहाँ पे प्रेरित हो गए हैं, इसका ध्रुवण हो गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे होगा क्या, ये वाले प्लस और माइनस जो साथ साथ आ रहे हैं ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, ये प्लस माइनस भी कैंसिल, ये प्लस माइनस भी कैंसिल। ओवरऑल बच्चों फर्क देखो क्या पड़ने वाला है, कोने वाला माइनस आवेश बच जाएगा और इस कोने वाला प्लस आवेश बच जाएगा। मतलब प्लस सिग्मा वाली प्लेट की तरफ तो माइनस आवेश प्रेरित हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस आवेश क्या हो गया, ध्रुवित हो गया, मतलब उसका ध्रुवण हो गया, तो सिग्मा पी माइनस वाला आ जाएगा और माइनस वाले की तरफ प्लस वाला रह जाएगा। देखो सिचुएशन कुछ ऐसी बनने वाली है, ये हमारी ओरिजिनल प्लेट्स थी प्लस सिग्मा की और माइनस सिग्मा की, ठीक है। इसके सिरों पे बच्चों हमने देखा माइनस चार्ज रह गया क्योंकि बाकी के द्विध्रुव तो कैंसिल हो गए और इसके सिरों पर प्लस चार्ज रह गया। अच्छा ये रह गया तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये तो प्रेरण की वजह से आया है तो ये माइनस सिग्मा पी है बच्चों और ये क्या है, प्लस सिग्मा पी है। तो यानी माध्यम रखने पे देखो कैसे कैसे फर्क पड़ा, माध्यम रखने पे इन तीन स्थितियों में फर्क पड़ा। जैसे ही मटेरियल रखा द्विध्रुव प्रेरित हुए, द्विध्रुव प्रेरित होने के बाद इस तरीके का फाइनल डायग्राम हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब देखो जो विद्युत क्षेत्र ई है शुरुआत में जब निर्वात था तब कितना था, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट। इसको आप बोल सकते हो ये क्या है, ई निर्वात है, डायरेक्शन इस तरफ है ही, हमने मैग्नीट्यूड लिखा है। लेकिन जैसे ही आपने माध्यम रख दिया तो बताओ बच्चों ई सदिश की दिशा कौन सी है, ठीक है। ध्यान से देखो ये वाला जो ई है ये तो प्लस सिग्मा से माइनस सिग्मा, ये पहले वाला प्लेट्स के कारण। अब ये जो ई तो प्लस से माइनस पी की तरफ होगा ना, ये क्या होगा, ई पी, ठीक है। ई पी जो है वो माध्यम के कारण आया है, पहली बात, ठीक है, ध्रुवण की वजह से आया है, दूसरी बात। तीसरी बात प्लेटों वाले विद्युत क्षेत्र से विपरीत दिशा में आया है, ठीक है। ईपी की दिशा क्या है, विपरीत है। मतलब जब हम ओवरऑल इफेक्ट देखेंगे तो नेट विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र दोनों का क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। देख लीजिए अब यहाँ पे देखिए आप क्या लिख सकते हैं हम, परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में, ठीक है,
परावैद्युत जो पदार्थ है उसकी प्रेजेंस में, की उपस्थिति में कितना हो गया है विद्युत क्षेत्र, देख लीजिए ध्यान से कितना हो गया है, E। ठीक है, P लिखेंगे ना इसको, सिग्मा P अपॉन में एप्सिलॉन नोट, उसी को देख देख के लिखिए। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है, यहाँ पे क्या है, सिग्मा P है। अब बच्चों हम एक बात बोलेंगे कि जैसे ही परावैद्युत पदार्थ रखा गया, इसका मीनिंग होता है कि निर्वात की जगह पे क्या आ गया, माध्यम आ गया। तो माध्यम की उपस्थिति में क्या फर्क पड़ा, ठीक है, तो ई माध्यम, हम क्या बोलेंगे, माध्यम की उपस्थिति में बच्चों ओवरऑल इफेक्ट आ रहा होगा। ठीक है, ये वाला ई भी प्रेजेंट है और ये ई पी भी है, तो ई सदिश माइनस ईपी सदिश, दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। ठीक है, तो ई माध्यम अगर हम मैग्नीट्यूड फॉर्मेट लिखें तो ई कितना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ईपी कितना था, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट, इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान करो, जब मैंने एप्सिलॉन आर पढ़ाया था स्टार्टिंग क्लासेस में, तो यही तो लिखा था, निर्वात में बल बटे में माध्यम में बल, या फिर निर्वात का विद्युत क्षेत्र अपॉन माध्यम का विद्युत क्षेत्र, इसी के अनुपात को ही तो एप्सिलॉन आर बोलते हैं। तो ई निर्वात अपॉन में ई माध्यम। ठीक है, नॉर्मल सा फॉर्मूला है, यहाँ से और निकाल लीजिए माध्यम की वैल्यू, फिर कंपेयर कर लीजिए। तो ई माध्यम की वैल्यू बच्चों देखो कितनी आने वाली है, ई माध्यम इज इक्वल टू ई निर्वात कितना है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट, ये एप्सिलॉन आर इधर अपॉन में जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं, वैसे तो ध्यान से देखिए कि माध्यम में भी विद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। साथ साथ मैं प्रभाव बता रही हूँ, धारिता तो बढ़ रही थी, लेकिन ध्यान से देखो ई माध्यम क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, अपॉन में कोई क्वांटिटी आ रही है, यानी इस वैल्यू से आंसर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर विद्युत क्षेत्र कम हो रहा है तो विभव भी कम होगा, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है, ED होता है। ठीक है, तो मैंने प्रभाव बता दिए हैं, धारिता बढ़ेगी, विद्युत क्षेत्र कम होगा, विभव की वैल्यू कम होगी। क्लियर हो गया बात, ठीक है जी। तो देखो ई माध्यम यहाँ पे ये निकल के आया, इसको इक्वेशन नंबर 4 देते हैं। 3 और 4 को जब कंपेयर कीजिए तो देखिए दोनों ई माध्यम की वैल्यू है, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए। ठीक है, 3 और 4 से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। इज इट क्लियर, ठीक है। सिग्मा वाली क्वांटिटीज को एक तरफ कीजिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू में सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नोट। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बना 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू में बना सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नोट। चाहे तो इसको एप्सिलॉन नोट को यहाँ ले आइए, कैंसिल हो जाएगा, या फिर यहाँ से देखिए कैंसिल हो रहा है। तो सिग्मा पी की बच्चों वैल्यू थोड़ा सा ध्यान में रखना, यहाँ से सिग्मा पी की वैल्यू जो आई है आपकी वो आई है सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, इसको मैं एक बार बॉक्स में कर रही हूँ। ये आपकी जितनी भी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर आई थिंक 5 बन रही है। ठीक है, इसको हम साइड में कर देते हैं फॉर्मूले को, ये अभी हमें काम आएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ कर देते हैं, इस इक्वेशन को काम में आने वाली है। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि जैसे ही परावैद्युत पदार्थ रखा तो उस पदार्थ का ध्रुवण हो गया। मैंने आपको समझाया था कि ध्रुवण सदिश जो होता है, ध्रुवण सदिश बताया ना आपको, ध्रुवण सदिश किसके समानुपाती होता है, लगाए गए विद्युत क्षेत्र के होता है ना। तो यहाँ से जो क्वांटिटी आती है P बराबर, P सदिश बराबर काई E और E सदिश, है ना। और अगर हम सिंपल परिमाण फॉर्म में लिखें तो P बराबर काई E ई। ये किसके लिए होता था, रेखिक समदैशिक पदार्थों के लिए, क्योंकि जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र लगाया है उसी दिशा में ही तो वो ध्रुवित हुए हैं, तो ध्रुवण सदिश, और उतना ही तो ध्रुवित हुए हैं, तो ध्रुवण सदिश किसके समानुपाती हो गया, ई सदिश के। तो ये एक फॉर्मूला बन के आ गया। अब इसको ध्यान में रखो और थोड़ा सा ये बताओ कि जैसे जब मटेरियल ध्रुवित होता है तो उसके अंदर क्या बनने लग जाते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण तो बनते हैं, ठीक है ना, उसके वॉल्यूम में ही तो बनते हैं। तो पर यूनिट वॉल्यूम कितने द्विध्रुव आघूर्ण बने हैं, यही तो ध्रुवण सदिश है दूसरे शब्दों में। ठीक है, तो ध्रुवण सदिश इज इक्वल टू क्या है, P सदिश अपॉन में
पर यूनिट वॉल्यूम। कहने का मतलब छोटा p बच्चों क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। कितने द्विध्रुव आघूर्ण बने इस आयतन के अंदर, इस कमरे के अंदर, ठीक है। तो पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे वॉल्यूम 1 हो जाएगा तो जितने भी द्विध्रुव आघूर्ण बनेंगे वही क्या है, उस पदार्थ का ध्रुवण हो चुका है। तो क्लियर है। तो देखो p को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो एक बात हो गई, ठीक है, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात p इज इक्वल टू p अपॉन में v है। तो थोड़ा सा सोल्व कीजिए। p बराबर क्या होता है, आवेश इंटू में दूरी, ठीक है, द्विध्रुव के लिए q इंटू में दूरी, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम क्या होता है, दूरी का क्यूब यानी कि मीटर का क्यूब। वैसे मैं तुम्हें समझा रही हूँ फॉर्मूला से। तो देखो ये दूरी है यानी ये मीटर है, ठीक है, और ये मीटर है और ये मीटर क्यूब है। तो क्या बचेगा, क्यू अपॉन में मीटर स्क्वायर बचेगा। याद करो क्यू अपॉन में मीटर स्क्वायर, आवेश का वितरण एक समान क्षेत्रफल के अंदर। क्यों, क्योंकि क्या आ रहा है, क्षेत्रफल आ रहा है। क्लियर हो रहा है। तो आवेश अपॉन में क्षेत्रफल क्या होता है, सिग्मा होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा सोचो कि नॉर्मल वाला सिग्मा या पोलराइजेशन वाला सिग्मा, मतलब ध्रुवण वाला सिग्मा। तो ध्रुवण सदिश की बात कर रहे हैं। पदार्थ जब ध्रुवित होता है तो कौन सा सिग्मा आ जाता है प्लेट्स के पास, सिग्मा p आ जाता है। तो मैं ऐसे कह सकती हूँ ना कि p किसके बराबर है, सिग्मा p के बराबर है, ठीक है। ये भी p है और ये भी p है, तो दोनों को इक्वल कर दो। तो यानी कि सिग्मा p, ठीक है। या फिर रुकिए ऐसे करते हैं हम, p इज इक्वल टू सिग्मा p है। तो देखिए ये किसकी वैल्यू है, सिग्मा p की वैल्यू है। सिग्मा p की जगह पे हम क्या रख देंगे, ये p रख देंगे, वापस p की वैल्यू क्या रख देंगे, काई e। चाहे तो यहीं से देख लो इन दोनों फॉर्मूले को। देखो मैं अलग पेन से दिखाती हूँ, आपको समझ में आएगा। ये भी p की वैल्यू है और ये भी p की वैल्यू है, तो दोनों को इक्वल करो। सिग्मा p इज इक्वल टू काई e, ठीक है। ये e, अब फिर से सोच लो कि ध्रुवण कब हुआ था, जब माध्यम रखा था। अगर मैं एप्सिलॉन r रखूँ ही नहीं तो ये सब बातें हो ही नहीं हो ना, फिर तो निर्वात की बातें हो, सिंपल से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे e कौन सा है, माध्यम वाला है। थोड़ा सा यहीं सोल्व कर दूं तो सिग्मा p की वैल्यू आएगी काई e। माध्यम के केस में क्या हो जाता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, इतना काफ़ी है। इस सिग्मा p को बच्चों कोई भी इक्वेशन दे दो, आपकी इक्वेशन नंबर 6 वटएवर, ठीक है। ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन कंपेयर कर लो, ठीक है। दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, इन दोनों को कंपेयर कर लो। देखो कंपेयर कर लेते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r इज इक्वल टू में दिस, ठीक है। क्लियर है। अब ध्यान से देखना कि एक रिलेशन बन के आएगा। वो रिलेशन क्या होगा, वो किस किस में होगा, सिग्मा से सिग्मा तो कैंसिल हो ही रहा है। यहाँ पे जैसे ही एप्सिलॉन r आप एलसीएम लेंगे, ठीक है, ये बन जाएगा काई e अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, ये कैंसिल हो रहा है। तो काई e की वैल्यू बच्चों देखो क्या बन रही है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r माइनस 1। बच्चों आपकी बुक में इस एप्सिलॉन r को बड़ा k भी लिखा होता है, घबराना नहीं है। छोटा k तो क्या होता है, जब अपने बल निकालते हैं उस टाइम कांस्टेंट आता है, ठीक है। स्मॉल k वो वाला स्थिरांक होता है, छोटा k क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। लेकिन जो बड़ा k है बच्चों वो एप्सिलॉन r को ही बोलते हैं, परावैद्युतांक को ही बोलते हैं। तो ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आता है, इसको प्रूफ करना भी आता है। माइंड में बस स्ट्रक्चर क्लियर रखो क्या क्या बातें चल रही हैं, ठीक है। तो देखो परावैद्युत पदार्थ रखते ही प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं, c तो ये हो जाती है a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r अपॉन में d माध्यम में, मतलब धारिता बढ़ जाती है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r यानी कम हो जाता है। तो विभव भी क्या हो जाएगा, विभव तो विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी है, विभव भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो तीन बातें तो ये हैं, धारिता तो बढ़ जाती है, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कम हो जाती है, विभव की वैल्यू कम हो जाती है, और दिस वन इज रिलेशन, यानी कि विद्युत प्रवृत्ति और परावैद्युतांक में क्या रिलेशन आता है। ये सब बातें इस टॉपिक की थी, ठीक है। तो वेरी क्लियर। अब बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे
ठीक है, जिसका नाम होगा कि संधारित्रों का संयोजन क्या होता है। ठीक है, यानी यदि हमें कहीं पे विभिन्न वैल्यूज़ के संधारित्र चाहिए हों, जैसे मान लो कि एक संधारित्र है, उसने कोई चार्ज स्टोर कर लिया है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये थोड़ा ज़्यादा स्टोर कर ले, और ज़्यादा कर ले, या फिर कम कर ले, तो ऐसी बातें देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका श्रेणीक्रम और समांतर क्रम संयोजन पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है संयोजन। ठीक है, और संयोजन कितने टाइप का होता है? देखो आपके सिलेबस में 3 टाइप के संयोजन है। चैप्टर नंबर 2 में तो संधारित्रों का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। चैप्टर नंबर 3 के अंदर प्रतिरोधों का और सैलों का संयोजन, जिसमें से सैलों का संयोजन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रतिरोध का संयोजन तो 10th में भी आ जाता है, तो आपको तीनों में डिफ्रेंशिएट करके ही उसको लर्न करना है कि श्रेणी क्रम में कैसे ऐड होते हैं, समांतर में कैसे होते हैं। लेकिन श्रेणी और समांतर का मतलब एक ही है। श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान रहेगा, यानी कि धारा का मान समान रहेगा, क्योंकि धारा और आवेश एक दूसरे से रिलेटेड है, I इज इक्वल क्यू अपॉन में टी। ठीक है, और समांतर क्रम में वोल्टता सेम रहेगी। ठीक है, ये कंसेप्ट एकदम सब में सेम है। तो अभी देखो अपने कर लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। हम क्या कर रहे हैं, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ रहे हैं। तो देखो श्रेणी क्रम में क्या होता है, बैक टू बैक जुड़ते हैं, यानी कि एक संधारित्र की जो पहले संधारित्र की माइनस वाली प्लेट दूसरे वाले के प्लस से, दूसरे की माइनस प्लेट तीसरे वाले के प्लस से, ऐसे बैक टू बैक जुड़ते जाते हैं। देखो कैसे श्रेणी क्रम संयोजन में ऐसे होता है। 3 संधारित्र मैं ले लेती हूँ आपकी सुविधा के लिए। ये देखो, ये प्लस ये माइनस का, इसके जस्ट बाद दूसरे का प्लस और ये माइनस, फिर तीसरे का प्लस और ये माइनस। ठीक है, और फिर यहाँ से एक हमने बाद में क्या जोड़ रखी है, एक बैटरी, या फिर एक दूसरा जो इनका तुल्य संधारित्र जोड़ रखा है, ऐसे कह लो, प्लस माइनस। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसके V वोल्ट की बैटरी है, ये प्लस माइनस हो गया। या फिर यहाँ भी मान सकते हैं इसके सिरों पे वोल्टता कितनी रहेगी, V। श्रेणी क्रम में बच्चों किसका मान सेम रहेगा, Q का मान सेम रहेगा। किसका मान सेम रहेगा, Q का मान सेम रहेगा, और V क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी वोल्टता अलग हो जाएगी। हमें रिलेशन तो पता ही है, Q इज इक्वल टू CV से हम बात कर लेंगे। जो वैल्यू सेम रहती है वो तो सेम ही रहनी है, जो डिफरेंट है उसका सम लेके आंसर आता है। देखो कैसे, इसके सिरों पे जो फर्स्ट वाला जो संधारित्र है आपका, फर्स्ट वाले संधारित्र के जो सिरों पे जो इसकी धारिता है, मान लो C1 है। ठीक है, वोल्टता डिफरेंट है तो इसके सिरों पे वोल्टता V1 होगी, लेकिन आवेश क्या होगा, Q ही होगा। ये प्लस Q और ये माइनस Q। सेम बातें इसके लिए, इसके सिरों पे वोल्टता V2 हो जाएगी, धारिता C2 हो जाएगी, आवेश Q ही रहेगा, नोट करना। ठीक है, इसके सिरों पे वोल्टता V3 हो जाएगी, धारिता C3 हो जाएगी, लेकिन आवेश Q ही रहेगा। ये तुल्य संधारित्र है, ये इसके सिरों पे जो धारिता है वो C तुल्य मतलब तीनों का कंबाइन इफेक्ट क्या निकल के आएगा वो हम इससे देखेंगे, C तुल्य से देखेंगे। C तुल्य का फॉर्मूला लगाएंगे। आपके पास बहुत से क्वेश्चन भी मिलेंगे जिनमें संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया होगा और उससे क्या निकालना होगा, C तुल्य की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, ये वोल्टेज जो प्रोवाइड कर रहा है संधारित्र को, मतलब संधारित्र के सिरों पे वोल्टता कितनी है, V। आवेश इसका भी Q ही है, क्योंकि आवेश तो क्या रहना है, सेम रहना है। तो जो चीज़ डिफरेंट है उसको लेके सॉल्व कर लेते हैं। देखिए डायग्राम आपको दिखाई देता रहना चाहिए। अब देखो, जो टोटल वोल्टता V होगी वो क्या हो जाएगी, V1 प्लस V2 प्लस V3, बात खत्म। ठीक है, V की वैल्यू क्या होती है, ये वाली V तो इस वाले के लिए है ना, तुल्य के लिए है। तो देखो यहाँ से रिलेशन क्या निकल के आएगा, V इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन में C। तो तुल्य वाले के लिए आवेश कितना है, Q, और धारिता कितनी है, C तुल्य यानी टोटल। V1 फर्स्ट वाले के लिए आवेश कितना है, Q, धारिता कितनी है, C1। सेकंड वाले के लिए आवेश Q, धारिता C2। थर्ड वाले के लिए आवेश Q, धारिता C3। मतलब ऐसे चाहे हम n संधारित्र जोड़ दें, डोंट वरी, ऐसे ही प्लस करते रहिए। आंसर देखिए, सारे Q कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 अपॉन में C तुल्य की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3। अब थोड़ी बहुत मैं इसके बारे में आपको बातें बता देती हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिएगा, 2-4 पॉइंट्स सुनिएगा। देखिए कि आवेश की वैल्यू यदि सभी संधारित्रों पर सेम है तो आवेशों का अनुपात क्या रहेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों पर उपस्थित
जैसे मान लो 3 संधारित्र है, कंफ्यूज करेगा आपको, Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3 बताओ, तो आप चालाक रहिए, देखिए Q1 भी जब Q है, Q2 भी जब Q है, Q3 भी जब Q है, तो आवेशों का अनुपात तो क्या रहने वाला है 1:1:1, बस हर जगह 1:1:1 रहेगा। ठीक है, बात खत्म। इस फॉर्मूला को थोड़ा लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो कैसे समझाऊंगी, देखो श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो बच्चों जैसे ही व्युत्क्रम आ जाता है ना, तो जो तुल्य धारिता होती है इन सब में से सबसे छोटी धारिता से भी कम आएगी। देखो ध्यान से देखो, एक एग्जाम्पल लेके समझाऊं। मान लो C1 2 है, C2 4 है, ठीक है, तो C तुल्य कितना आएगा, फटाफट से देखो श्रेणी क्रम संयोजन में 1/2, ये कोई माइक्रोफैरेड में है बच्चों, धारिता फैरेड में होती है। ठीक है, एक बार मैं वैल्यू लेके सोल्व करी हूँ, 1/2 1/4 कितना आ गया, 4 एलसीएम आ गया। ठीक है, 2 + 1 यानी कि 3/4। अब अपने को तो C तुल्य चाहिए, रिवर्स करना पड़ेगा, यानी 4/3 यानी 1.3333। अब देखो बताओ सबसे कम धारिता कितनी थी 2, उससे भी वैल्यू कम आई कि नहीं आई, आ गई। तो श्रेणी क्रम संयोजन तभी करना है जब हमें विभिन्न धारिताओं से भी कम मान की धारिता चाहिए हो, तब हम क्या करेंगे, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन करेंगे। ठीक है, अब देखो एक केस और बता देती हूँ सिंपल सा। मान लो कि n संधारित्र जुड़े हैं, ठीक है, और n संधारित्र कौन से क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, और सबकी धारिता C है, सबकी धारिता कितनी है, C है। ये बात हम देख लेते हैं, सबकी धारिता कितनी है, C है। कोई बात नहीं, ये बोर्ड थोड़ा सा हो जाता है। अब देखो तो क्या होगा, 1/C तुल्य निकालते हैं हम, 1/C + 1/C + 1/C + ... + 1/C कितने तक, n टाइम्स। कितनी बार, क्योंकि n संधारित्र जुड़ा है तो n बार जोड़ना पड़ेगा। अच्छा थोड़ा सा हिंट दूं, अगर 2 संधारित्र ऐसे जुड़े हो 1/C + 1/C, तो आप क्या बोलोगे, आंसर क्या बोलोगे, 2/C, है ना, इक्वल में 1/C तुल्य चल रहा है। थोड़ा ध्यान से समझना, 3 जुड़े हो तो आप क्या बोलोगे, 1/C + 1/C + 1/C यानी 3/C। अच्छा तो n जुड़े हो तो 4 जुड़े हो तो 4/C, 5/C, n जुड़े हो तो n/C। तो 1/C तुल्य बच्चों कितना आ गया, n/C। तो बच्चों C तुल्य की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C/n। तो देखो जितने संधारित्र जुड़ रहे हैं उसका भाग लग रहा है, भाग लगते ही वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है। तो संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में भी बीच में परावैद्युत रख देते हैं तो उसका अलग इफेक्ट पड़ता है, वो लास्ट में आपको एक ट्रिक बता के जाऊंगी। ठीक है, तो चलो देखो अब अपने पहले कर लेते हैं समांतर क्रम संयोजन, फिर ऊर्जा का एक टॉपिक करना है। फास्टली हमें ये लेसन आज कंप्लीट करना है। ठीक है, देखो वैसे ज़्यादा स्पीड फास्ट नहीं है, एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब देखो समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, तो बच्चों समांतर क्रम संयोजन में V की वैल्यू सेम रहेगी। किसकी वैल्यू सेम रहेगी, V की, और Q क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। फटाफट से मैं डायग्राम बनाती हूँ, 3 संधारित्रों को जोड़ती हूँ समांतर क्रम में, देखना कैसे जोड़ना है। ठीक है, देखो ये 3 संधारित्र मैंने ले लिए, ऐसे एक संधारित्र। अब समांतर क्रम में क्या होता है, सभी संधारित्रों का प्लस सिरा तो 1 पे, ये देखो ये प्लस प्लस प्लस, ये देखो एक पॉइंट से कनेक्ट होएगा, और माइनस सिरा किसी और एक पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा। ये देखो इस पॉइंट से कनेक्ट हो गया, और फिर इनको इनका एक तुल्य संधारित्र और जोड़ दो जिसकी वोल्टता कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, ये देख लो, ये प्लस सिरा और ये इसका माइनस सिरा। ये वाला तो बच्चों C तुल्य वाली धारिता का है, इसकी धारिता C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है। सबके सिरों पे वोल्टेज प्लस माइनस V ही पहुंचेगी। इसके सिरों पे वोल्टता V, इसके सिरों पे भी V, इसके सिरों पे भी V, इसके सिरों पे। देखो समांतर क्रम में हमेशा वोल्टता का मान सेम रहता है, तो सभी के सिरों पे वोल्टता सेम रहेगी, लेकिन आवेश का स्थानांतरण अलग होगा। क्योंकि देखो जैसे क्यों होगा वो समझ में आएगा तुम्हें। यहाँ से देखो, यहाँ से आई धारा निकल के अगर जाएगी ना तो ये 3 भागों में डिवाइड हो जाएगी। जब धारा डिवाइड हो गई तो आवेश भी
चेंज हो गया। तो बच्चों इस पे Q1 आवेश हो जाएगा, इस पे Q2 हो जाएगा, इस पे Q3 हो जाएगा और इस पे Q हो जाएगा, ठीक है, इस पे अलग से Q हो जाएगा। तो जो चीज़ डिफरेंट होती है ना उसी को लेके सॉल्व कर देना चाहिए। तो डिफरेंट कौन है, आवेश डिफरेंट है, उसी को लेके सॉल्व कर दो। कुल आवेश बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। रिलेशन पता है ना, Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। तो रख दो। ये वाला जो Q आवेश है ये किसके लिए है, तुल्य वाले के लिए है ना, इसके लिए। तो इसके लिए C तो क्या है, C, एक सेकेंड बच्चों, ठीक है, ये C तो क्या है, C तुल्य। विभवांतर कितना है, विभवांतर कितना है, V। Q1 के लिए देखो, फर्स्ट वाले के लिए बात करो, फर्स्ट वाले के लिए Q1 संधारित्र की धारिता C1, V विभवांतर। सेकंड के लिए बात करो C2, V विभवांतर। थर्ड के लिए बात करो C3, V विभवांतर। सारे V इधर से देखो कॉमन ले लेती हूँ, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये बहुत मज़ेदार है, आसान सा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे लिख देते हैं C तुल्य और इनटू में क्या चल रहा है, V। तो ये वाला V इस V से उड़ गया, ठीक है। C तुल्य बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसके बारे में बात करेंगे तो क्वेश्चन कैसे आएगा, सभी संधारित्रों की वोल्टताओं का अनुपात क्या होगा। वहां पे तो मैंने क्या बोला था, आवेशों का अनुपात बोला था। यहाँ पे क्या बोलूंगी, वोल्टताओं का अनुपात क्या होगा, 1:1:1 होगा, पहली बात। दूसरी बात मैं क्या बोलूं कि अगर बहुत सारे संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो तुल्य धारिता सभी संधारित्रों की धारिताओं के सिंपली बीजगणितीय योग के बराबर है। अगर ये बीजगणितीय योग के बराबर है तो उसमें तो ना कम मान से भी छोटी वैल्यू आ रही थी ना। इसमें अगर तुम C1 को 2 लो और C2 को 4 ले लो, ठीक है, तो देखो तुल्य धारिता कितनी आएगी, C तुल्य कितना हो जाएगा, 2 + 4 यानी कि 6। तो सबसे ज्यादा वैल्यू 2 और 4 में से ज्यादा कौन सी है, 4। सबसे ज्यादा वैल्यू से भी बड़ा मान आता है किसमें, समांतर क्रम में। तो जब आपको अधिक मान की धारिता चाहिए हो तो संधारित्रों को कौन से क्रम में जोड़ दो, समांतर क्रम में जोड़ दो। कम मान की धारिता चाहिए हो तो संधारित्र को कौन से क्रम में जोड़ दो, श्रेणी क्रम में जोड़ दो। इसमें n का केस दिखाएं आपको, जरूर दिखाएंगे। केस क्या है कि यदि n संधारित्र, सबकी धारिता कितनी है, C, किस में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो C तुल्य देखो कितना हो जाएगा, C तुल्य इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 और सारे कितने हैं, Cn तक, लेकिन सबकी वैल्यू C है तो C प्लस डॉट 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 C कितनी बार, n बार। 2 बार जोड़ेंगे तो 2C, 3 बार जोड़ेंगे तो 3C, 4C, 5C और n बार जोड़ेंगे तो NC। तो तुल्य धारिता देखो बढ़ गई ना, मल्टीप्लाई में आ गया ना तो बढ़ गई, डिवाइड में आते ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आई बात समझ में। तो हमने क्या कर लिया, सेकंड टॉपिक हमारा कवर कर लिया, संधारित्रों का संयोजन। बड़े ही अच्छे तरीके से सारे पॉइंट्स हमने इसके कवर कर लिए हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ लेते हैं कि संधारित्र में अगर आवेश स्थानांतरित हो जाए तो ऊर्जा कितनी संचित होती है। ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व दोनों को डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद एक छोटी सी ट्रिक आपको बताएंगे कि श्रेणी और समांतर में भी बीच में अगर पदार्थ आ जाए तो आपको कैसे फटाफट से सोल्व करना है, कैसे पहचानना है कि पदार्थ आने के बाद वो क्रम श्रेणी रहा है या संयोजन हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो अब का जो टॉपिक रहने वाला है उसमें ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व पे डिस्कस करेंगे। तो ऊर्जा घनत्व क्या चीज है, देखो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। आगे ऊर्जा वर्ड लग गया तो ऊर्जा घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, ऊर्जा बटे में आयतन, ठीक है। ये सब बातें हैं तो अभी हम देख लेते हैं। देखिए टॉपिक क्या है, संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित ऊर्जा या संधारित्र में संचित ऊर्जा, ऐसे करके आपका लास्ट टॉपिक है संधारित्र में संचित ऊर्जा। बड़े ही आसान तरीके से हम इसको करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए ये 2 संधारित्र की प्लेटें हैं, इस पे +Q आवेश है और इस पे -Q आवेश है, ठीक है। होता क्या है कि मान लो ये -Q आवेश, मतलब ऊर्जा तो तभी संचित होगी ना जब इधर उधर थोड़ी भाग दौड़ हो, ऐसे बैठे बैठे तो एनर्जी मिलने नहीं वाली है ना, कुछ खाओ पियो भागो दौड़ो, इस तरीके से ऊर्जा आपको संचित हो जाएगी। तो कहने का मतलब जब Q आवेश एक प्लेट से दूसरी प्लेट में, मान लो कि कोई छोटा सा आवेश है जिसका नाम क्या है DQ, वो इधर से इधर चला गया,
पहले मान लो Q1 Q2 थे इनके पास, ऐसे मान लो, ठीक है। इनिशियली एक पे Q1 था और एक पे Q2 था, वैसे अलग अलग तो होते नहीं है, या फिर डैश में मान लो तो ज़्यादा ठीक है ना। तो अपने इसको डैश में मान लेते हैं, ठीक है। मान लो पहले Q डैश था इस पे और इस पे माइनस Q डैश था, तो थोड़ा सा जो आवेश है वो माइनस वाली प्लेट से उधर गया ऐसे। तो जब थोड़ा आवेश जाएगा तो थोड़ा काम करना पड़ेगा, फिर बाद में हम उसका समाकलन कर देंगे, कितना आवेश गया उतना काम कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा आवेश गया तो इसके पास तो माइनस Q डैश में से dQ कम हो गया और इसके पास Q डैश में dQ बढ़ गया, ठीक है। एट लास्ट सिचुएशन ऐसी होगी, एक कंडीशन ऐसी आएगी, ऐसे थोड़ी ना ये कहेगा ले तो मेरा सारा ही आवेश ले जा, ठीक है। फिर इस बेचारे के पास तो क्या बचेगा, ये तो जीरो पे हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे थोड़ा थोड़ा आवेश स्थानांतरित होता रहेगा, थोड़ा थोड़ा काम हमको करना पड़ेगा, ठीक है, काम करना पड़ेगा और फिर उसका समाकलन कर देंगे। अगर हमने टोटल पूरा का पूरा क्यों आवेश संचित कर देना है, मान लो पहले शुरू की सिचुएशन मान लो प्रारंभ में हमने बिल्कुल भी आवेश नहीं भेजा यानी जीरो भेजा और लास्ट तक हमने क्यू आवेश भेज दिया, तो हम समाकलन कहाँ से कहाँ तक कर देंगे, जीरो से क्यू तक। जो भी वर्क डन आएगा वो इसमें संचित ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। तो एट लास्ट जब आवेश स्थानांतरित होने के बाद इस पर प्लस क्यू और इस पर माइनस क्यू आ जाता है, ठीक है। इस पे प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू आ जाता है। अब देखो होता क्या है, संधारित्र कनेक्टेड है बच्चों, ये सब आगे बैटरी वगैरह ये सब चीज़ें कनेक्टेड होती हैं इनमें। अब बात सुनने वाली ये है V विभवांतर से कि देखो V इज इक्वल टू कितना होता है, W बटे में Q। अब आपने थोड़ा सा आवेश संचित किया है तो थोड़ा सा काम आप कितना करोगे, dW बराबर V dQ। थोड़ा सा आवेश क्या संचित किया था, dQ किया था। फिर बाद में जब आप समाकलन करोगे ना तो आप ऐसे कह देना जीरो से W तक हमने काम किया, ठीक है। यहाँ पे V तो चल ही रहा है और जीरो से Q आवेश हमने स्थानांतरित कर दिया। तो ये सब बातें होती हैं, जीरो से Q आवेश स्थानांतरित कर दिया। अब हम क्या रख लेंगे, V की वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। तो संधारित्र के सिरों पे विभवांतर कितना है, V, और संधारित्र की जो प्लेटें हैं इनकी धारिता कितनी है, C, ठीक है। तो V की वैल्यू बच्चों हम क्या रख लेंगे, देखो Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मान लो पहले छोटा आवेश था Q था तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, Q अपॉन में C, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, जीरो से W dW, V की वैल्यू पुट कीजिए जीरो से Q अपॉन में C और dQ, क्योंकि छोटा आवेश स्थानांतरित कर रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। अब ध्यान से देखो कि 1 अपॉन में C तो क्या है, कांस्टेंट है। Q का समाकलन करना है किसके रिस्पेक्ट में, Q के रिस्पेक्ट में। पावर 1 है, कैसे करते हैं समाकलन, 1 + 1 2 और नीचे भी 1 + 1 2, तो जीरो से लेके Q तक, और यहाँ पे तो क्या हो जाएगा W। अब वैल्यू पुट कर दो, पहले Q पुट करेंगे और बाद में माइनस में जीरो पुट करेंगे। तो देखो संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी आ गई, 1 अपॉन में C, ठीक है, Q² अपॉन में 2। तो इस फॉर्मूले को हम देखो डिफरेंट तरीके से निकालेंगे। एक तो ऊर्जा आई है W इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2 Q² है ऊपर और ये हो जाएगा 2C, ठीक है। तो एक तो एनर्जी की वैल्यू ये आई है। दूसरी एनर्जी की वैल्यू बच्चों देखो सेकंड अगर आपको निकालना हो, क्योंकि आपको पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। CV होता है तो हम इसको रख देते हैं C² V² अपॉन में 2C। तो सेकंड वैल्यू कितनी आ गई, हाफ C V², ठीक है। फर्स्ट तो ये हो जाएगी, फर्स्ट जो ऊर्जा संचित है वो ये हो गई। सेकंड इस टर्म में निकाल सकते हैं, थर्ड और देख लो, थर्ड क्या लिख सकते हैं अपने इसमें, देखो C की वैल्यू, Q की वैल्यू पुट कर दी हमने एक बार, अब C की वैल्यू पुट कर दो। तो W इज इक्वल टू क्या है, Q², C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q/V, ठीक है। C की वैल्यू क्या होगी, Q/V, और V कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये देखो 1/2 QV, तो ये भी क्या है, एक फॉर्मूला है। तो मतलब 3 प्रकार से संचित ऊर्जा के फॉर्मूले हो सकते हैं, बेसिकली आपको यही काम आएगा। तो इसी फॉर्मूले से अब हम देख लेते हैं कि ऊर्जा घनत्व कैसे निकालेंगे। देखो Q² अपॉन में 2C है। देखो ऊर्जा घनत्व के लिए अगर हमें बात करनी है तो संधारित्र की प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र कितना होता है, E बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो सिग्मा को आप क्या बोलेंगे, Q अपॉन में A
एप्सिलॉन नोट, Q की वैल्यू कितनी आ गई, A एप्सिलॉन नोट E आ गई, ठीक है, ये तो Q आ गया। तो ऊर्जा के लिए हमें और क्या चाहिए, देखो W इज इक्वल टू क्या होता है, Q स्क्वायर अपॉन में 2C, Q की वैल्यू निकाल दी। संधारित्र की प्लेट्स के बीच में धारिता कितनी होती है, A एप्सिलॉन नोट अपॉन में D, तो दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, W Q की वैल्यू पुट करो विद स्क्वायर, A स्क्वायर एप्सिलॉन नोट स्क्वायर E स्क्वायर, ठीक है, और एक यहाँ पे एप्सिलॉन नोट यहाँ पे पुट कर दिया Q स्क्वायर अपॉन में, देखो और ये देखो अपॉन में कितना है 2C, C की वैल्यू कितनी है A एप्सिलॉन नोट, और जो D है वो कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना बनता है, W इज इक्वल टू, देखो A से A तो कैंसिल हो गया, ठीक है, एक तो ये हो जाएगा आपका A कैंसिल, और देख लो एक एप्सिलॉन नोट कैंसिल हो गया, तो क्या क्या बच गया है ऊपर, A एप्सिलॉन नोट E स्क्वायर D अपॉन में 2। तो A की डायमेंशन किसकी है, मीटर स्क्वायर की, और D की डायमेंशन दूरी की है यानी कि मीटर की, तो इन दोनों ने मिलके क्या बना लिया, वॉल्यूम यानी कि क्या बना लिया, मीटर क्यूब। तो W इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नोट E स्क्वायर और वॉल्यूम, और इस वॉल्यूम को इसके अपॉन में ले आओ, यानी कि W अपॉन में V इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ एप्सिलॉन नोट E स्क्वायर। तो ये बच्चों क्या है, ऊर्जा घनत्व, यानी एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा संचित हुई है। जब भी अपॉन में आयतन आ जाए और इसकी वैल्यू मान लो 1 हो गई, ठीक है, एकांक आयतन हो गया, तो जितनी ऊर्जा संचित होगी उसी को क्या बोलेंगे, ऊर्जा घनत्व बोलेंगे। तो ये संधारित्र से रिलेटेड कुछ टॉपिक थे, लेसन यहाँ कंप्लीट हो चुका है। एक ट्रिक आपको बता देते हैं कि जब संधारित्र की प्लेट्स के बीच में एप्सिलॉन आर आ जाए तो कैसे पहचानना है वो श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम, फिर इसके साथ हम इसको एंड कर देंगे, ठीक है। देखो मान लो कि ये संधारित्र की दो प्लेट्स हैं, ठीक है, ये प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा, बीच में जो दूरी है बच्चों वो d है। यदि आपको ऐसे पदार्थ रख दिया जाए, देखो यूं, इधर जो पदार्थ भरा हुआ है वो तो क्या है, एप्सिलॉन R1 नेचर का है, यहाँ जो पदार्थ भरा हुआ है उसका एप्सिलॉन R1 है परावैद्युतांक, और यहाँ जो पदार्थ भरा हुआ है उसका जो परावैद्युतांक है वो बच्चों कितना है, एप्सिलॉन R2 है। एक बात तो ये, ठीक है। दूसरी सिचुएशन ऐसी, दूसरी सिचुएशन इस तरीके से, देखो ये हो गया प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा। अब हमने जो पदार्थ है ना वो ऐसे भर दिया, देखो यूं, ऊपर तो पदार्थ भरा हुआ है एप्सिलॉन R1 और नीचे भरा हुआ है एप्सिलॉन R2, ठीक है। यहाँ पे तो भरा हुआ है वो क्या है, एप्सिलॉन R1, और यहाँ पे भरा हुआ है एप्सिलॉन R2, ये D। देखो इस केस में बच्चों आप देख पा रहे हो दूरी की वैल्यू डिवाइड हो रही है, इधर आधी रह गई, यहाँ भी आधी, d/2 और d/2 बीच में भरा हुआ है। और इस केस में देखो दूरी तो उतनी है, लेकिन यहाँ से प्लेट के क्षेत्रफल पे फर्क पड़ेगा, a/2 और a/2। सिर्फ मुझे इतना ही बताना है, देखो धारिता निकालोगे आप, इस हिस्से की धारिता C1 मान लो और इसकी C2, ऐसे ही इस हिस्से की धारिता C1 मान लो, इस हिस्से की C2। वैल्यूज लिख देती हूँ, C क्या होता है, A एप्सिलॉन नोट अपॉन में D, लेकिन माध्यम की उपस्थिति में कितना हो जाता है, A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R अपॉन में D। तो दोनों केसेस में C1 और C2 लिख देती हूँ मैं। देखो क्या लिखेंगे इसमें, तो क्या है, फर्स्ट केस में एप्सिलॉन R1 और D क्या हो गई, d/2। यहाँ पे देखो A एप्सिलॉन R2 और d/2 हो गई, ठीक है। और इस केस में आप C1 लिखेंगे तो D तो वही रहने वाली है, लेकिन क्षेत्रफल आधा हो गया, तो a/2 एप्सिलॉन, एक साथ में एप्सिलॉन नोट भी चलता है बच्चों, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नोट चलेगा, A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R1। इस केस में लिखेंगे तो, और एक D, a/2, ठीक है। यहाँ से कंपेयर करते रहो, क्षेत्रफल आधा हो गया, एप्सिलॉन नोट चल रहा है, फर्स्ट वाले के लिए R1 है और सेकंड वाले के लिए कितना है, R2 है, लेकिन D वही है। इतना काम तो सब कर लेंगे। अब आपको पहचानना है कौन सा श्रेणी क्रम है, कौन सा समांतर क्रम है। देखो ट्रिक बच्चों क्या है, यहाँ पे लिखते हैं, ट्रिक ये है, देखो एक प्लेट से, ठीक है, दूसरी प्लेट की तरफ जाओ, अगर बाधा आए, बीच में बाधा
आए तो वो कौन सा हो जाता है, श्रेणी क्रम हो जाता है। अदरवाइज कौन सा होता है, समांतर क्रम होता है। ठीक है, अगर बाधा नहीं आती तो क्या हो जाता है, समांतर क्रम हो जाता है। जो सीधे साधे लोग होते हैं ना, उनको ज़्यादा बाधाएं देखनी पड़ती है उस तरीके से। तो सीधा सीधा चलेंगे, मतलब श्रेणी क्रम में सीधा सीधा चल रहे हैं, तो फिर बाधा आएगी। अब देखना कैसे है बाधा आ रही है या नहीं, कैसे देखना है, देखो आपको इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ जाना है, रास्ते में एक डंडा आ गया, मतलब बाधा आ गई। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये आपके लिए किसका काम कर रहा है, बाधा का। इस कोने से चल लो, यहाँ से गए 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 फिर बाधा आ गई, फिर यहाँ से गए फिर बाधा आ गई, तो मतलब ये वाला जो संयोजन है वो कैसा है, श्रेणी क्रम संयोजन है। तो इसमें जब आप C तुल्य निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1/C तुल्य बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। क्लियर बात, बाधा आ गई तो कौन सा संयोजन, श्रेणी क्रम। ये ट्रिक थी। यहाँ पे देखो, इस प्लेट से इस प्लेट गए 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 गए, कुछ ही नहीं आया। ठीक है, ये तो एक डिवाइडेशन है कि ऊपर अलग मटेरियल है, नीचे अलग मटेरियल है। इस प्लेट से इधर गए गए गए, कुछ भी नहीं आया, यहाँ पे भी बाधा नहीं आई। तो मतलब अगर बाधा नहीं आ रही, यहाँ पे बाधा नहीं आ रही, तो संयोजन कौन सा हो गया, समांतर क्रम। ठीक है, ये ट्रिक थी बच्चों। तो यहाँ पे अगर C तुल्य निकालेंगे तो सिंपली C1 और C2 को क्या कर दो, ऐड कर दो। इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 अच्छे से सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, कंप्लीट होता है। आप इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए और इसके क्वेश्चन करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।